नमस्कार, यूएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। वित्त मंत्रालय ने यह कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान नकदी संरक्षण के लिए पेंशन में 20% की कटौती की खबर झूठी है। मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि केंद्र सरकार ने पेंशन में 20% की कटौती की योजना बनाई है। यह खबर झूठी है। पेंशन डिसबर्समेंट्स में कोई कटौती नहीं होगी और यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कैश मैनेजमेंट निर्देशों से वेतन और पेंशन प्रभावित नहीं होंगे। एक सोशल मीडिया यूजर के सवाल पर वित्त मंत्रालय ने जवाब दिया है। सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि पेंशन डिसबर्समेंट में 20% की कटौती वाला केंद्रीय सरकार का एक सर्कुलर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों में वायरल हो रहा है, जिससे पेंशनरों के बीच घबराहट पैदा हो रही है। क्या इसमें सच्चाई है? कृपया तत्काल स्पष्ट करें। मंत्रालय के इस ट्वीट को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रीट्वीट किया है और बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को अप्रैल के पहले हफ्ते में 3 महीने की अग्रिम पेंशन मिलेगी। सरकार ने ये कदम कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इनको राहत देने के लिए उठाया है। दिल्ली पुलिस तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की तलाश कर रही है। मौलाना साद ने एक ऑडियो संदेश जारी कर जमात के लोगों से कहा है कि आप जहां हैं वहां प्रशासन की मदद करें। ये ऑडियो संदेश शनिवार का है। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद ने ऑडियो में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों से सरकार की मदद करने की अपील की है। मौलाना साद ने कहा है कि बीमारी का इलाज जरूरी है, जरूरतमंदों की मदद करें और भाईचारे से रहें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, भाइयों, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल तने तनहा अल्लाह के हुक्म से आता है। हर हाल के आने का ताल्लुक़ बराह रास्त आमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। इसलिए एक अहम दरख्वास्त करनी है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत व तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें। कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। हर एक की अपनी ताकत के बक़दर मदद करें। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारगी से एक दूसरे के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बनाने वाला हमारे साथ नरमी का, रहम का मामला फरमाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 20 अप्रैल से ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ उद्योग धंधों को हरी झंडी दी है। सीएम उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोरोना से जंग में कहीं हम आर्थिक हालात से ना जूझने लगे, इसलिए हम धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा है कि हम केंद्र से बात कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई समाधान जरूर निकाला जाएगा। आप चिंता ना करें। केंद्र सरकार के साथ हमारी बात चल रही है। आने वाले कुछ ही दिनों में मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल आएगा, निकल कर आएगा। और आप चिंता मत करो, महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते हम काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर संभव है तो आप आइए, काम पर लौट आइए, आपकी रोजी रोटी चालू रहेगी। और जिस दिन ये माहौल है ये खत्म हो जाएगा, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके घर तक महाराष्ट्र सरकार आपको पहुंचाएंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब भी घर जाएंगे पूरा परिवार आपका वहां होगा, आप यहां हैं। ये अच्छी बात नहीं है, मैं भी मानता हूं, समझता हूं, लेकिन जब भी आप घर लौटेंगे एक खुशी खुशी जाओ, डर कर नहीं जाना।
वो भी डरे हुए हैं, आप भी डरे हुए हैं। आप उनको बता दीजिए, मैं हमारे महाराष्ट्र में हम हैं, महाराष्ट्र की सरकार हमारा अच्छा ख्याल रख रही है। आप चिंता ना, हमारी चिंता ना करें, आपकी भी चिंता, वहां की सरकार आपका ख्याल रख रही है, तो आप भी चिंता ना करें, लेकिन सब संभल कर रहिए। ये दिन कुछ ही दिनों का सवाल है, ये भी दिन निकल जाएंगे और फिर से मुझे पक्का भरोसा है खुशी की दिन लौट आएंगे। देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 519 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,000 से ज्यादा लोग इसके संक्रमण में आ चुके हैं। इस बीच कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 4,200 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 552 मामले सामने आए हैं और 12 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई की बात करें तो 2,724 संक्रमित मामले सिर्फ यहीं से हैं। मुंबई में ही आज 456 नए मामले सामने आए हैं। इस बीच एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी में कोरोना के आज 20 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र सरकार ने अपना हेल्थ बुलेटिन जारी किया है और इसमें ये तमाम जानकारी दी गई है। कोरोना मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में यहां पर 552 नए मरीज मिले हैं और 4,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है। कोरोना महामारी से कम लोग संक्रमित हों, इसके लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। इतना होने के बावजूद अनेकों ऐसे लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई करते समय कौन कोरोना से पीड़ित है, पुलिस इससे अनजान रहती है। नतीजतन अपने कर्तव्य का निर्वहन करते समय कई पुलिसकर्मी वर्तमान में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई और ठाणे शहर में 35 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उत्तर मुंबई प्रादेशिक विभाग ने एक अच्छी पहल करते हुए पुलिस वालों के लिए कोरोना स्पेशल ओपीडी की शुरुआत की है। मुंबई के पुलिस स्टेशनों में भी फीवर क्लिनिक की शुरुआत की जा रही है। ये ओपीडी समता नगर पुलिस स्टेशन में बने हॉल में शुरू की गई है। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी संख्या जो कोरोना संक्रमण की है वो मुंबई में है। इसीलिए मुंबई पुलिस लगातार उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित है, जिसको देखते हुए मुंबई समता नगर पुलिस ने एक अच्छी पहल करते हुए सबसे पहले कोरोना स्पेशल ओपीडी चालू किया है। आप देख सकते हैं कि ये समता नगर का पुलिस बैच है, जहां लगातार पुलिस कर्मियों को बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण क्या है, उससे बचाव के तरीके क्या है, किस तरह से आप ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से बचना है और किन किन चीज़ों का उपयोग करना है, उसको लेकर डॉक्टर तमाम तरह की सलाह दे रहे हैं। तो हमने ये पहल शुरू की है ताकि जो पुलिस कर्मचारी है जो पब्लिक के ज़्यादा संपर्क में आते हैं, और हालांकि हमने देखा कि कई पुलिस कर्मचारी अभी पॉजिटिव निकले हैं, तो हमको यही बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। पहली बात, अगर कोई दवाई है तो क्या दवाई लेना चाहिए, और रेगुलर उनका हम चेकअप कर रहे हैं ताकि क्या है, एक जो फियर जो फैला हुआ है या जो डर लग रहा है लोगों को, क्योंकि काफ़ी मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है उनको कोरोना नहीं होता है, लेकिन लोगों को क्या लगता है अगर मुझे बुखार आ गया, खांसी आ गई, सर्दी हो गई, बदन दर्द हो रहा है, तो उनको लगता है कि शायद मुझे कोरोना हो गया है। और ये भी देखा गया है कि 25 से 30% लोगों में उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके नहीं हुआ है, तो वो अगर किसी के संपर्क में आए तो वो कैरियर हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनके डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उनको कोई तकलीफ तो उनका तपास करते हैं, उनको ऑस्कलेट करते हैं, और अगर हमको लगा कि ये नॉर्मल है तो हम उनको दवाई देते हैं ताकि वो कोरोना क्लिनिक में ना जाए, दूसरे बाहर हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हॉस्पिटल में, ताकि उनको अगर नहीं है तो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, पहली बात तो मैं कह देना चाहता हूँ कि मुंबई पुलिस के सामने जो भी आज तक चैलेंजेस आए हैं, मुंबई पुलिस ने बखूबी वो निभाया है। और रही बात कोरोना संक्रमण से, तो हमारे सुपीरियर्स ने ये पूरे स्टाफ की, पूरे अधिकारियों की स्वास्थ्य संबंधी ये एक पहल शुरू की है, जहाँ पर कोरोना फीवर क्लिनिक पुलिस स्टेशन में है। अगर किसी को कोई उनकी तबीयत के बारे में कुछ फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो उनको आशंका वो डॉक्टर के पास जाके वो दूर कर सकते हैं। तो एक तरीके एक पॉजिटिव फीलिंग जो शुरू से रही है वो पुलिस स्टाफ में आ गई है। जाहिर सी बात है, लगातार मुंबई पुलिस किसी भी चैलेंज को स्वीकारने में सबसे आगे रही है। ऐसे में एक बार फिर से जिस तरह से
कोरोना फीवर क्लिनिक का नाम देकर एक ओपीडी चालू किया गया, वो कहीं न कहीं सराहनीय पहल है। ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार उस कदम को सराहनीय मानते हुए इसको स्वीकार कर रही है। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ मैं सरकार सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिवों की संख्या और लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में दिक्कत जो है, मुंबई थाना है, पुणे है, ऐसे बड़े शहरों में थोड़ी दिक्कत है। अदरवाइज और सारे ज़िले वैसे एक दो कहाँ केसेस हुए हैं, लेकिन वो भी ख़त्म हो गए हैं। और महाराष्ट्र के बहुत सारे ज़िले बिल्कुल साफ़ है, वहाँ कोरोना वायरस का कोई प्रादुर्भाव हुआ नहीं है। ऐसी जगह तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू करनी पड़ेगी, वहाँ की फैक्ट्री चालू करनी पड़ेंगी। और ऐसे फैक्ट्रियों में या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनको 2-2 हज़ार रुपया उनको दे दिए हैं। यानी ये रकम कम है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सारी तरह की व्यवस्था कर रही है, लोगों को खिलाने का काम कर रही है, रेशन दे रही है और अभी पैसे भी दे रहे हैं। रिक्शा के वालों के बारे में भी महाराष्ट्र सरकार सोच रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसके बारे में बहुत अच्छा सोच है, सारे मिलके काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से 20 तारीख से, कल से कई जगह कुछ थोड़ा डिस्टेंस का जो मामला है वो रख के ही प्रोडक्शन होगा। सारे 100% मजदूर रहेंगे ऐसा नहीं। आज 50%, दूसरे दिन 50%, इस तरह से बुलाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी कोरोना संकट को लेकर प्रदेश की जनता को संबोधित किया है और कहा है कि जनता का कोरोना के खिलाफ भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोरोना को लेकर जब प्रदेश में लॉकडाउन लागू किया गया तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश की जनता ने समर्थन किया है वो बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिला और पुलिस प्रशासन, खाद्य महिला बाल विकास, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जनसंपर्क विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकट से निपटने के लिए कार्य किया। मीडिया के बंधुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी आभारी रहूँगा, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग किया। हमारे राज्य में अगर हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रख पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे गांव की रही है। छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है और हमारे ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपने गांव में जिस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन किया है वो अद्भुत था। मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज छत्तीसगढ़ की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। रिजर्व बैंक ने हमारी तारीफ की है। कोरोना वायरस नियंत्रण में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं। यह सब आपके कारण ही है। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने ज़िले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रोज़मर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें, अफवाहों से सावधान रहें। कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंत्रित जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें उसे अपने राज्य में फैलने का दूसरा अवसर नहीं देना है। अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लगातार हाथ धोते। जोधपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राशन वितरण को लेकर राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। शेखावत ने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी की देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपनी ईर्ष्या की भावना के कारण गरीबों को मिलने वाले भोजन पर अभद्र टिप्पणी करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस वीडियो को देखकर
राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं निश्चित रूप से शर्मसार हुआ होगा कि एक सभा का आयोजन करना, मन जो है उसके लिए टेंट लगाना और मंच के पीछे खड़े होकर के सभा में आई हुई ऐसी अभावग्रस्त वृद्ध माताओं से ये पूछना कि तुमको गहलोत पसंद है या मोदी, और 3-4 बार ऐसा प्रश्न दोहराने के बाद में भी जवाब न आने पर किसी को पॉइंट आउट करके फिंगर से और उसको बताना कि तुम बोलो, और जब वो सहज रूप से माँ ये कह दे कि मुझे मोदी पसंद है तो उसको अपमानित करके वहाँ से बाहर भेज देना कि तब राशन नहीं मिलेगा, घर जा कर के दिए जलाओ। ये केवल एक छोटी घटना हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मानसिकता को दर्शाती है। जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर जब देश ने कृतज्ञ भाव से खड़े होकर के कोरोना वॉरियर्स के लिए जो ताली बजाई थी, या पूरे देश ने खड़े होकर के जिस तरह से एक सॉलिडारिटी, एकता का भाव प्रदर्शित किया था और घर घर में दिए जला करके एक दीपावली का स्वरूप दिया था। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच केंद्र और देश भर की राज्य सरकारें तेजी से काम कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है। लॉकडाउन शुरू होते से मैंने देखा कि लोग थोड़ी टेंशन में हैं और वो घर का राशन जरूरत से ज्यादा ही अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूपी में सब कुछ उपलब्ध है। कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉकडाउन की इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने और शासन के द्वारा कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की निर्मम हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो को बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़े ही बेरहमी से लिंचिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना वीरवार की है और आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरह से खामोश हैं। कोई लोकतंत्र या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा है, और देंगे भी क्यों? ये तो संतों की मृत्यु हुई है, कौन पूछता है संतों को। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस घटना पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मामले की जांच की मांग की है। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल
इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। कोरोना वायरस से जहां एक और देश की रफ्तार थमी हुई है, तो वहीं इस सब के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। रविवार का दिन भारत के तटीय राज्य गोवा के लिए नई उपलब्धि लेकर आया है। यहां कोरोना वायरस के सभी मरीज ठीक हो चुके हैं और राज्य में कोरोना के कुल 7 मामले सामने आए थे, जिनमें से 6 पहले ही ठीक हो गए थे। आखिरी मरीज की कोरोना रिपोर्ट रविवार को नेगेटिव आ गई है, जिसके बाद उसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि संतोष और राहत की बात है कि गोवा का आखिरी एक्टिव कोरोना मरीज भी टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव पाया गया है और डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ इसके लिए तारीफ के काबिल हैं। गोवा में अब 3 अप्रैल के बाद से कोई नया कोरोना मरीज नहीं पाया गया और हम भले ही छोटे राज्य हैं, मगर हमारे यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन, टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ गोवा के लोगों का भरपूर साथ मिला और यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर सलाह मानी। यहाँ इतने त्योहार आए मगर किसी भी धर्म के किसी भी नागरिक ने कोई समस्या पैदा नहीं की और धर्म गुरुओं का भी भरपूर सहयोग मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गोवा में 0 केसेस कोविड के आफ्टर द 3 अप्रैल एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिली है और लास्ट पेशेंट जो था वो आज नेगेटिव आ गया है। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम कि जिन्होंने इसका बहुत बड़ा काम किया और सभी जितने 7 पेशेंट्स थे हमारे यहाँ पे, जो 6 पेशेंट्स जो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आए थे और एक पेशेंट जो उनका एक पेशेंट का भाई था, वो सभी के सभी ट्रीट हो चुके, सभी के सभी अभी एट प्रेजेंट इन द इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर और एक पेशेंट जो है वो कल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में जा रहा है और वो भी नेगेटिव हो चुका। गोवा ने आज तक मीन्स फ्रॉम द 22nd द जनता कर्फ्यू से आज तक मैंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है। सभी जगह कोविड हॉस्पिटल एस्टाब्लिश कर दिया, पैथ लैब एस्टाब्लिश कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों से आग्रह किया कि वो सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की सच्ची भावना से प्रत्येक शिक्षक को इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज को अपने खर्च को केवल महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सीमित करना चाहिए। उन्होंने दोनों राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अपील की है कि वो किसी भी छात्र को लॉकडाउन अवधि के दौरान फीस का भुगतान करने के लिए जोर न दें। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और मुख्यमंत्री ने विभिन्न शोधों का संचालन करने वाले विश्वविद्यालयों से अपील करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में समाज की भलाई के लिए विश्वविद्यालयों को अपने अनुसंधान परियोजनाओं का उपयोग कोविड-19 की लड़ाई लड़ने के लिए करना चाहिए। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार से छोटे दुकानदारों की समस्या का समाधान करने की अपील की है, क्योंकि 20 तारीख से राज्य में ऑनलाइन खरीदारी को सरकार ने अनुमति दी है, जिस पर हुड्डा ने कहा कि इससे एमएनसीज को फायदा होगा, लेकिन छोटे दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। जो सरकार का ये फैसला है, जो खरीदारी 20 तारीख से ऑनलाइन शुरू करने जा रहे हैं, इससे एमएनसीज को तो लाभ होगा, लेकिन हमारे छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी जो पहले ही तकलीफ में है, जिनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ी हुई है, उनका बड़ा भारी नुकसान होने जा रहा है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि भाई उनके प्रतिनिधियों से बात करके इसका कोई समाधान निकालें, ताकि उनकी रोजी रोटी पे लात ना लगे और जो आम आदमी की जो है उसकी ज़रूरत भी, ज़रूरी चीज़ें उनको उपलब्ध होती रहे। हरियाणा में अब तक कुल कोरोना वायरस के संक्रमित मामलों की संख्या 250 हो गई है, जिनमें से 14 इटली से भी आए लोग शामिल हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि इन मामलों में से 104 लोग ठीक हो चुके हैं, जिन्हें छुट्टी दे दी गई है। विभाग ने जानकारी दी कि राज्य में अब तक कुल 2 मौतें हुई हैं। फिलहाल 144 केस ही सक्रिय हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
हरियाणा में अंबाला छावनी के रामकिशन कॉलोनी में भारी पुलिस बल के बीच एडीजीपी आलोक राय ने निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीआईए महिला पुलिस विभाग के अलग अलग टीमों की ओर से इस एरिया का निरीक्षण किया गया। साथ ही सीएम फ्लाइंग भी मौजूद रही। इस दौरान एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करवाया गया और वहां मौजूद लोगों से घर घर जाकर उनसे पूछताछ की गई और साथ ही इस बात की भी हिदायत दी गई कि यदि कोई भी व्यक्ति इसकी तबीयत ठीक नहीं है उसकी सूचना पुलिस को दी जाए और इसके बाद विभाग की ओर से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं लोगों ने अपने घरों की छतों से एडीजीपी सहित सभी पुलिस और उनके साथ आई टीम पर फूलों की वर्षा की और तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन ये है कि हमने थॉरली चेकिंग करनी है और थॉरली चेक करके हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई बंदा अछूता ना रहे, सारे अपने लोग हैं और अगर कोई इस तरह की कहीं कोई परेशानी है तो वो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए और उसका टेस्ट होना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा लोग काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि और जनता जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है वो भी कोऑपरेट करे और इस बात से सबक ले कि हमें ये कंटेनमेंट जोन कहीं और बढ़ाना ना पड़े। उसके लिए आवश्यक है कि हम खुद इसका बचाव करें। अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर आएंगे तो उनको भी तकलीफ होगी और हमें भी होगी। सर, कोई संदिग्ध पाया जाता तो आगे क्या रहेगा उसका? देखिए, जैसे आपने कहा कोई संदिग्ध पाया जाता है, ये कोई अपराधी संदिग्ध नहीं पाया जा रहा है। ये एक हम जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो इंसानों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे कि आगे इन्फेक्शन ना फैले। तो अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन किया जाएगा, उसका मेडिकल कराया जाएगा। अगर उसमें कोई पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज कराया जाएगा। सर, यहाँ पर कौन कौन सी टीम आई हुई है? लोगों ने फूल भी बरसाया, क्या कहें? जनता का धन्यवाद करेंगे हम पुलिस। सर, पुलिस टीम ने किट के ऊपर सीएम फ्लाइंग लिखा हुआ है जी। क्या सीएम फ्लाइंग से देखिए, बिल्कुल सही बात है। टोटल वहाँ से टीम आई हुई है, कितने 15 लोग आए हुए हैं। उनके पास सारा फॉगिंग का सिस्टम है, उनके पास सारा पीपी इक्विपमेंट्स है। पीपी इक्विपमेंट्स हमको भी मिल गया है, मास्क भी मिल गया है। पीपी इक्विपमेंट के जहां आवश्यकता पड़ती है वहां। लगातार कोरोना वायरस का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी हर दिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आज यानी कि रविवार को प्रदेश में 9 और संक्रमित मामले मिले हैं। इनमें कश्मीर संभाग में 8 और जम्मू संभाग में 1 संक्रमित मिला है। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 350 हो गई है। इनमें 55 मामले जम्मू संभाग और बाकी 295 कश्मीर संभाग से हैं। इस बीच नए मामले सामने आने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में सख्ती बढ़ा दी गई है। रेड जोन क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जारी आंकड़े अभी तक 61,331 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है और 5,939 लोगों को घरों के भीतर ही क्वारंटीन किया गया है। 264 लोगों को अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है और 289 को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। 30,966 लोगों को सर्विलांस खत्म हो चुकी है और 23,868 अभी भी घरों में सर्विलांस पर हैं। 7,895 लोगों को टेस्ट किए गए हैं जबकि 7,545 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और 56 मरीज रिकवर हो चुके हैं। हरियाणा के अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की एक एएनएम के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी एएनएम ने फील्ड में काम करने के लिए पीपीई किट की मांग की है और डॉक्टरों का कहना है कि ऊपर से आए गाइडलाइन के मुताबिक इन्हें सामान दे दिया गया था। अब पीपीई किट के लिए उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा। बता दें कि अंबाला में एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसकी ड्यूटी कंटेनमेंट एरिया में लगी हुई थी और उसके बाद महिला कर्मी को आइसोलेट कर दिया गया था। अपनी सहकर्मी को कोरोना पॉजिटिव देखकर सभी एएनएम घबरा गई और कामकाज छोड़कर सभी छावनी के नागरिक का अस्पताल में इकट्ठा होकर पीपीई किट की मांग करने लगे। जिला सचिव एनएचएम कर्मचारी एसोसिएशन हरेंद्र सिंह ने यह कहा है कि फील्ड में ड्यूटी लगाई गई थी, डिमांड की गई थी पीपीई किट के लिए, लेकिन अभी पीपीई किट किसी को नहीं मिली है जिनकी वजह से दिक्कत हो रही है। नहीं,
इकट्ठा जो ये हुए हैं, आज हमने सैंपलिंग के लिए अपने सारे स्टाफ को बुलाया था। कल शाम को जैसे ही हमें खबर मिली कि हमारी एक एनएम बहन जो है वो एक पॉजिटिव निकली है, तो हमने उसी समय गाइडलाइन जारी कर दी थी, मैसेज कर दिया था कि सभी जो हमारे वर्कर्स जो इनके कॉन्टैक्ट में आए हैं उन सब की सैंपलिंग होगी। तो 44 सैंपलिंग हमने कल कराई हैं और लगभग 60-70 के आसपास आज सैंपलिंग होंगी। सैंपलिंग कराने के बाद फिर जो है मतलब कि मोस्टली रिपोर्ट है इनकी शाम तक या कल सुबह तक आ जाएगी। इनकी जो डिमांड है उसमें क्या कह रहे हैं आप? वो जो पीपी किट की डिमांड सर, इनकी डिमांड जो थी एक्चुअली में क्या था कि गाइडलाइन के हिसाब से जो हमें बताया गया था, जैसे सीएम सर से बात हुई थी तो उसमें था कि इनको ट्रिपल लेयर मास्क हमें देना था, एक हेड कैप देनी थी और ग्लव्स देने थे, जो इनको प्रोवाइड कराए गए थे। साथ में सैनिटाइजर इनको प्रोवाइड कराया गया था और रिपीटेडली हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर के लिए इनको ट्रेनिंग भी दी गई थी। और बाकी अब जैसे इनकी पीपी की किट की डिमांड है या गाउन की डिमांड है, तो उसके लिए जो है इनको आगे उच्च अधिकारी से बात करके आगे। सर, प्रॉब्लम ऐसे है कि फील्ड में ड्यूटी लगाई गई थी तो डिमांड करी गई थी पीपी किट के लिए, लेकिन पीपी किट फील्ड के स्टाफ को किसी को नहीं मिल पाई है और ये रीज़न रहा है जिसकी वजह से ये सारा माहौल इस तरह से हो रखा है और किसी की कोई सेफ्टी नहीं है। बार बार पीपी किट मांगी जाती है। एनएचएम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के साथ में भेदभाव हो रहा है। सीधी सी बात है, साफ बात बोलता, पूरे ऑल ओवर हरियाणा के अंदर ऐसे ही है। जो कल आपकी ये पॉजिटिव आई है, हाँ जी, जो कल एक आपकी पॉजिटिव आई है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये क्या उसी के सर, बाद? पीपी किट तो प्रोवाइड करी जा रही है, पीपी किट के नाम पे रेनकोट दिया जा रहा है। रेनकोट की कोई सेफ्टी नहीं है और अगर रेनकोट भी दिया जा रहा है तो उसको कैसे स्टेरिलाइज करना है, किसी को कोई मतलब कि इसके बारे में बताया नहीं गया है। आप जो कल पॉजिटिव आई है, क्या उसका यही कारण मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है जिसका पॉजिटिव आई, क्या है बता? परवीन नाम है सर, स्कूल हेल्थ की टीम में डॉक्टर जोगिंदर के साथ में है वैसे वो। तो ये है कि एएनएम्स के आप ये डिमांड भी भेजी गई थी, हर एक पीएससी से डिमांड गई है कि पीपी किट प्रोवाइड की जाए कि जब ये आईएलआई पेशेंट्स के लिए फील्ड में सर्वे के लिए बोला गया, मोबाइल हेल्थ टीम बनाई गई है, तो लेकिन मोबाइल हेल्थ टीम में किसी के पास भी। हरियाणा की जींद की अनाज मंडी में सरसों की फसल लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि बारिश के कारण किसानों की फसल का काफ़ी नुकसान हो सकता है। दरअसल अनाज मंडी में पर्याप्त शेड व्यवस्था नहीं है, जिससे अगर मंडी में और अनाज आता है तो बड़ी समस्या बन सकती है। वहीं संवाददाता ने वहां के लोगों से बातचीत की है। एक बार फिर जो है बारिश ने किसान की चिंता बढ़ा दी है। हम जींद की नई अनाज मंडी में मौजूद आपको दिखाएंगे। सरसों की फसल जो है किसान अपनी यहाँ जो है लेके आने लग रहे हैं। हालांकि 15 अप्रैल से जो है सरसों की खरीदारी शुरू हुई थी और 15 अप्रैल से जो है गेहूं की खरीदारी शुरू होगी। हालांकि जो किसान है वो अपनी जो फसल है वो मंडी में जो है लेके आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो सफ़ेद पट्टी दिख रही है, ये एक सपोर्ट बनाई है ताकि जो कोरोना वायरस है किसी में ना फैल सके और किसान जो है अपनी फसल इसी स्पॉट पे डाले। जो है दूरी भी बिल्कुल यहाँ देखने को मिली है ताकि कोरोना जैसी महामारी किसी में ना फैले। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े आपको? राम राम भाई, सारे भाइयों ने, इन जवाना ने भी दिक्कत तो भाई है। और बारिश के टाइम पर स्पेशल है, साइड की कमी है, डिस्टेंसिंग का तो सारे ख्याल कर रहे हैं, कर्मचारी भी, किसान भी, मजदूर भी सारे कर रहे हैं। अपना अपना बचाव और देश का बचाव रहा भाई। एक तो गेहूं का टाइम पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे ली जाओगी। ये जो जरूर टीवी पे रेडियो पे स्पष्ट कराया जावा है कि भाई गेहूं इस तरह खरीदी जाओगी, ये मतलब किसान का समय है। और दूसरी बात है भाई, उप मुख्यमंत्री तो आशा करें सारे किसान सारा वोट उससे ही दे रखा है भाई, किमिन सुतरा करें। बिल्कुल, साइड की जो है किसानों का कहना है, साइड की जो है मंडी में कमी है। हमारे साथ कुछ और किसान मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान को? किसान को जी दिक्कतां गई तो किसान में कमी है नहीं। पहले तो फसल खराब कर दी बारिश ने, सारी गेहूं की फसल में वैसे 50% का तो नुकसान पहले ही हो चुका है। अब सरकार का रुख देख कर कुछ आड़ती भी नाराज हैं सरकार तय। मतलब किसाना का मन में शंका है कि कैसे खरीदी जाओगी फसल, हम कहाँ पे बेचेंगे। बुआरा का टेम आ रहा है, आगे आड़तियों से पहले पैसे ले लेते थे काम कुम करवाने के लिए। वो आड़ती भी थोड़े बहुत नाराज हैं, किसानों को उससे तो खैर क्या नाराजगी है, सरकार से नाराज हैं। अच्छा, जो ये बारिश का मौसम हुआ है तो आपको क्या लगता है कितना नुकसान किसान को झेलना पड़ेगा हर बार? जैसे बारिश कल भी आई थी, कल वाली बारिश तो जी का नुकसान तो काफ़ी हुआ है। जहाँ पर तेज़ बारिश थी, जैसे जींद में तेज़ थी तो नुकसान तो था ही। जो जिसकी किसान सरसों बाहर पड़ी थी वो भीगी, साइड से बाहर थी उसकी भीगी, उसकी आज बिक्री नमी की वजह से बिक्री शायद ना हो पाई।
उन्होंने तो बेचारा कल पूरा दिन से सुखा रखी थी, अभी अब भीग गई है, इसकी शायद बिक्री ना हो पाए। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो क्या लगता है आपको, मंडी में पालन हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है जी। सोशल डिस्टेंसिंग का बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं लोगों को, यहाँ पे आके एफएड की तरफ से जो खरीद कर रहे हैं यहाँ पे सरसों की, बार बार हाथ वाश करवा रहे हैं। पानी पीने के अलग अलग कैंपर की व्यवस्था करी गई है, खाना पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन शेड की दिक्कत है यहाँ पे मेन। तो किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि जो बिजली की और पानी की समस्या है वो बिल्कुल मंडी में नहीं है। पूरी तरीके से जो है अच्छी व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। हालांकि ये जो स्पॉट बनाई गई है सफ़ेद, तो इस पे जो है किसान अपना गेहूं डालेंगे ताकि जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन करें। और किसानों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि हमने भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग मंडी में देखने को मिली है और सभी लोग जो है इसका पालन भी कर रहे हैं और मंडी को सैनिटाइज भी करवाया गया है। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। हरियाणा प्रदेश में 20 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं अंबाला की अनाज मंडी में किसानों के लिए मेरा आसमान NGO की ओर से सैनिटाइजेशन टनल लगवाई गई है, जिसका सीधा फायदा किसानों के साथ मार्केट कमेटी को भी मिलेगा। अंबाला की अनाज मंडी में विधायक असीम गोयल की NGO मेरा आसमान की ओर से सैनिटाइजेशन टनल लगवाई गई है ताकि किसान सुरक्षित रहें और अपनी फसल को मंडी में बेचकर स्वस्थ और सुरक्षित घर लौट सकें। विधायक असीम गोयल ने कहा कि सबका पेट भरने वाले अन्नदाता के लिए ये सैनिटाइजेशन टनल मार्केट कमेटी में लगवाई गई है। मंडी में जब किसान फसल लेकर आएगा तो उसे सबसे पहले मार्केट कमेटी दफ्तर से ई-गेट पास दिया जाएगा, जिसके बाद किसान इस सैनिटाइजेशन टनल से खुद को सैनिटाइज करने के बाद मंडी में दाखिल होगा। किसानों का कहना है ये उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। किसानों ने यह भी कहा कि किसान मजदूर बचेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ जिथे 1800 मंडियां सी तो 3000 तो उपर हो गए ने, 3200 मंडी आ जानी है। वो इसलिए रखी है कि ज़्यादा कट्ठ ना हो किसी मंडी हुण 1 या 2 पिंड एक मंडी जाएंगे और उत्थे जाके उन्होंने समय दिता जाऊगा और अपनी चीज़ जो जो कणक बेचनी है उत्थे बेचण। 48 घंटे आप कहने 48 घंटे थोड़ी पेमेंट हो जानी है। खरीद प्रक्रिया संबंधी ध्यान रखण योग गल्लां। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਰੀਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਣਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਪਾਸ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बार लॉकडाउन के कारण गेहूं खरीद का सीजन
लेट शुरू हो रहा है। गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है, लेकिन किसानों को अभी तक कोई मैसेज नहीं दिया गया कि उनकी फसल की खरीद किस मंडी में होगी। इसी को लेकर ANB न्यूज की टीम ने हरियाणा के करनाल में अनाज मंडी का जायजा लिया है। साथ जो है मंडी सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी तरफ से तैयारियां की गई हैं, क्या उनका कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे किसान भाई जो गेहूं लाने शुरू करेंगे कल से, क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारी है? देखिए, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जिन किसान भाइयों के पास मैसेज आए मार्केटिंग बोर्ड से और हमारी तरफ से फ़ोन जाए, वही गेहूं लेकर के आएँ और अपने आड़ती से संपर्क रखें कि उसको किस जगह आना है। और सभी भाई सुखा करके साफ सुथरा अनाज ले आएँ और अपना मुंह ढक के रखें। सभी के सभी किसी प्रकार की जो सरकार की हिदायत हैं वो सभी उनका पालन करें ताकि इस महामारी से बचा रह जा सके। बारदाना आ चुका है, खरीद एजेंसियों ने बारदाने बंटवाया है, सभी आड़तियों को लगभग दे दिए होगा उन्होंने। वो बारदाने का जो मेरे को सूचना मिली है खरीद एजेंसी की तरफ से, उन्होंने यही कहा कि हमने बारदाना दे दिया। सर, अगर लेबर की बात करें तो लेबर बहुत कम है, किस तरह से आगे मंडी में कार्य किया जाएगा? लेबर कम होने की वजह से परेशानी आने वाली है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो आड़ती और किसान मिल करके अपना अनाज उतरवा करके किसान तुरंत वापस चले जाए, वो उसको तुलवा के लिए आए और आड़ती से उसकी जो भी उसका वजन बना है उस बारे में बात करके उसको पर्ची दे करके और तुरंत वापस चला जाए। किसानों से आपकी क्या अपील रहेगी? जो ग्रामीण अंचल के किसान हैं उनको आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, उनका मैसेज? मेरा मैसेज यही है किसान भाइयों से कि वो जिस पे फ़ोन जाए वही आए, जिस भाई पे किसान भाई पे फ़ोन ना जाए, मैसेज ना जाए, वो कृपया ना आए, उसको परेशानी होगी। तो इस परेशानी से बचने के लिए ही सरकार द्वारा ये ज़्यादा सेंटर बनाए गए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर किसान भाई का फ़ोन जाए, हमारी तरफ से कॉल जाए और उसको हम बता सकें कि उसको किस दिन यहाँ पर आना है। ये थे हमारे साथ मंडी सेक्रेटरी, इन्होंने यही बताया है जिन किसान भाइयों के पास हमारा मैसेज जाए या फ़ोन जाए वही किसान जो है अपनी गेहूं को यहाँ पर लेकर आए। अगर मंडी तैयारी की बात करें तो जो मार्केट कमेटी के ये प्रधान इन्होंने यही बताया कि हमारी तरफ से जो है सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और किसान कल से अपनी गेहूँ लानी शुरू कर सकते हैं। अमित भटनागर, ANB न्यूज, करनाल। हरियाणा के चरखी दादरी में लॉकडाउन के दौरान जहां आमजन घरों में कैद है, वहीं बाजार बंद होने के कारण छोटे व्यापारियों और दुकानदारों पर मंदी की मार पड़ रही है। लॉकडाउन के कारण व्यापारियों की दुकानें बंद होने से बिजली बिल, किराया सहित अन्य खर्चों की मार पड़ी है। ऐसे में व्यापारियों ने उनको भी राहत देने की मांग की है। वहीं नगर परिषद की ओर से CM के नाम पत्र लिखा गया है, जिसमें नगर परिषद के अधीन दुकानों को किराया माफ करने, बिजली और पानी बिलों का ब्याज माफ़ी करने की बात कही गई है। और व्यापार मंडल के प्रधान बलराम गुप्ता ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण दुकानदार और व्यापारियों पर आर्थिक संकट आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान व्यापारी वर्ग, जो मध्यम वर्ग है, छोटा वर्ग है, वो काफ़ी परेशान है। लॉकडाउन लंबा चल चुका है, उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं, जैसे दुकानों का किराया देना, मकान का किराया देना, कई दुकानदारों के बैंक लोन आदि, लिमिट आदि भी हैं। इन सब चीज़, बिजली के बिल भी जो है उन्हें बंद दुकानों के भरने पड़ेंगे। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस सारी विपदाओं को देखते हुए छोटे व्यापारी को भी राहत दी जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, बैंक लिमिट के 3 महीने के ब्याज माफ़ किए जाएँ, नगर परिषद मार्केट कमेटी की जो दुकानें हैं उनके किराए माफ़ किए जाएं 3 महीने के लिए। और जो व्यापारी अब व्यापार शुरू करने में परेशान हो रहा है उसको 1 साल के लिए बिना ब्याज का लोन दिया जाए, तथा जो व्यापारी जिसके यहाँ 1, 2, 3, 4 मजदूर लेबर काम करती है उनके लिए भी राहत प्रदान की जाए।
चरखी दादरी में भी गेहूं खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी। जिला प्रशासन और मार्केट कमेटी की ओर से दादरी जिले में 6 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। जिले की 6 मंडियों पर सोमवार से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इन मंडियों में सरकारी कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और सक्षम युवा सहित CSC सेंटर संचालक की ड्यूटी भी लगा दी गई है। जिले में लगभग 8,500 किसानों ने गेहूं की फसल के लिए पंजीकरण करवाया है। जिले में नई अनाज मंडी चरखी दादरी, पुरानी अनाज मंडी चरखी दादरी, बेरला, झोझू, बौंद और छपार गांव में मंडी स्थापित की गई है। गेहूं की खरीद हम कल से ही 20 तारीख से शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ दादरी में 6 सेंटर हमने बनाए हैं गेहूं की खरीद के लिए, जो ऊपर से सिलेक्ट होके आए हैं। और हमारे यहाँ पे दादरी में 8500 जो फार्मर हैं वो रजिस्टर्ड हैं गेहूं के लिए। किसानों के लिए हमने बिजली पानी की व्यवस्था को सेंटर पे करवा रखी है और मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि ये दोनों मरीज दिल्ली और रांची के रहने वाले थे। इनका इलाज पिछले 1 हफ्ते से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टरों की लाख कोशिश के बाद भी दोनों मरीजों ने दम तोड़ दिया, लेकिन डॉक्टर इनकी मौत की कोई और वजह बता रही हैं। वहीं डॉक्टरों ने इतना साफ कर दिया है कि ये दोनों मरीज काफी समय से कोरोना संक्रमित थे और दोनों की उम्र 50 से ऊपर थी। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमितों के 4 नए मामले भी सामने आए हैं। सोहना के रहने वाले तीनों युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना को लेकर के हमारे जिले में आज की डेट में 36 केस हैं, जो अभी 8-9 दिन पहले तक 32 केस थे। अभी जो है हमारे पास जो सोहना ब्लॉक से 4 केस निकले हैं, उसमें से 3 लोग जो हैं वो मेवात में कोई फैक्ट्री है वहाँ काम करते थे। उसमें कोई एक केस है हमारा राजस्थान का अलवर ज़िले का, वो पॉजिटिव आ गया था। वो इसी में काम करता था, तो हमने क्या वहाँ 70 लोग काम करते हैं उस फैक्ट्री में मेवात वाली में, तो सबके हमने एज ए स्क्रीनिंग के तौर पे सबको टेस्ट कराया था, तो ताकि वो कॉन्टैक्ट से उनमें से 3 केस वहाँ के पॉजिटिव आए हैं। एक केस कोई यहाँ का भौंसी का है जो पॉजिटिव है, वो 9 तारीख से एब्सेंट चल रहा था, वो भिवानी का रहने वाला है। और जब यहाँ आया तो इन्होंने ज्वाइन नहीं कराया, ये बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, और उसको क्या पहले टेस्ट कराओ, तो टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया। तो इस तरह से हमारे जिले पे 36 केस है सर आज। अच्छा सर, कितने ठीक हो गए सर 36 में से? अच्छी बात ये है कि 17 तो अब तक ठीक हो चुके थे। आज हमने 10 केस ना मेवात भेजे थे, तो मेवात में 9 के नेगेटिव आ चुके हैं, 2 छुट्टी हो चुकी है, जो बाकी 7 है ना उनके नेगेटिव आ गए, उनके कल छुट्टी कर देंगे। तो टोटल मिला के 17 और 9 26 केस 36 में से हमारे ठीक हो चुके हैं सर आज की डेट में। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। सर 2 मौत की खबर आ रही है सर कोरोना के मरीज से, दोनों क्या है सर, कहाँ के रहने वाले थे? ये हमारे जिले से, हमारे स्टेट से कोई इसका ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एक तो रांची से हैं, झारखंड जिले से हैं, वो 10-12 दिन वहीं पे दाखिल थे, उन्हीं के वहीं वह कोरोना की हिस्ट्री थी, तो वो यहाँ पे आके उनको बीमारी भी दूसरी थी, वो ब्रेन में हेमरेज है, उसकी वजह से यहाँ पे कहते हैं कि एयरलिफ्ट कराया गया था उनको, यहाँ पे उनकी कल डेथ हो गई है। हरियाणा के अंबाला जिले में पिछले 24 घंटे में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीते रोज स्वास्थ्य विभाग की ANM कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद अब अंबाला के शहजादपुर में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अंबाला के CMO कुलदीप ने इस बात की पुष्टि की है और बताया कि ये पंचकूला के उसी डॉक्टर के संपर्क में आए थे जिसने कोरोना संक्रमित मरीज का इलाज किया था। फिलहाल अंबाला स्वास्थ्य विभाग इस परिवार के संपर्क में आए लोगों की पहचान कर रहा है और पूरे गांव को फिलहाल सील कर दिया गया है। ये तीनों मामले शहजादपुर ब्लॉक के हैं और वहाँ पे आपको पता है कि पिछले दिनों एक अंबाला पंचकुला में एक डॉक्टर था जो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज कर रहा था। उसके बाद वहाँ पे पंचकुला प्रशासन ने उनके खिलाफ FIR दर्ज भी करवाई थी। तो इन्होंने, इनके घर वालों ने वहाँ से ट्रीटमेंट लगातार ले रहे थे। तो ये है कि हालांकि ये डायरेक्ट डॉक्टर के वहाँ पे क्लिनिक के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन ये अपने जो माता पिता जो इसके इलाज लेने के लिए गए थे उनके कांटेक्ट में ज़रूर थे। तो इसके कारण हमने पूरे के पूरे जो 2 फैमिली गई थी वहाँ पे, दोनों फैमिलियों के हमने सैंपल ले लिए थे और ये अभी एक फैमिली के हैं, एक ही फैमिली से 3 बंदे ये पॉजिटिव आए हैं और अभी एक दूसरी फैमिली की रिपोर्ट अवेटेड।
पिछले कई दिनों से देश में अलग अलग जगहों पर नोट फेंके जाने की खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसा ही मामला हरियाणा के अंबाला में भी सामने आया है। अंबाला शहर के कोतवाली बाजार में कुछ शरारती तत्वों ने 100 के नकली नोट सड़क पर फेंक दिए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को कब्जे में ले लिया और सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर नोट फेंकने वालों की तलाश की जा रही है। पुलिस जाँच कर रही है कि आखिर आरोपियों ने ये नोट किस मंशा से सड़क पर फेंके थे। हाँ, उस बारे हमने जो है ना रबट थाना में दर्ज की हुई है और उसकी भी जांच कर रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। वो नकली नोट थे कुछ, वो जो मिले थे वहाँ से बाजार से, उसमें जांच कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जांच, वो कर रहे हैं, उसमें तलाश कर रहे हैं क्या है, क्यों डाले गए हैं, वो बच्चे थे या कौन थे, कहाँ से था, क्या है, वो देख रहे हैं हम उसमें। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित कतरनिया घाट के मझरा बीच में मवेशी चराने गए अधेड़ का क्षत विक्षत शव बरामद किया गया है। मौके वारदात पर मिले पगचिन्ह से बाघ के निवाला बनाए जाने की वन महकमे ने पुष्टि की है और पुलिस और वन विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है। लखीमपुर जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र के ग्राम सुमेरपुर निवासी बहोरी मवेशी चराने के लिए कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के मझरा बीट के कंपार्ट नंबर 3 में गया हुआ था। देर रात तक वो मवेशी लेकर घर नहीं पहुंचा तो परिवारजनों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। सुबह पुलिस और वन कर्मियों ने सर्च अभियान चलाया, इस पर उसका शत विक्षत शव बरामद किया गया। कतरनिया घाट की मझरा रेंज में कल सूचना मिली थी एक व्यक्ति के लापता होने की, तो आज सुबह उसकी खोज कराई गई तो वहाँ जंगल के अंदर एक शव बरामद हुआ है छत क्षेत्र में, जिसको देख के लगता है किसी हिंसक वन्यजीव द्वारा उसको मारा गया है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। अब रिपोर्ट आए उसके आगे उस हिसाब से कार्रवाई आपको बताई जाएगी। इनका सवेरे नहा धोने का काम, उसके बाद भैंसी छोड़ लेना। बुजुर्ग तो थे, मान लो 55-60 साल की उम्र थी इनकी, तो भैंसी चराने चल देते थे। वहाँ से लकड़ी एक पा जाएँ या आइला बीन लें, हड़ पे 10-5 रुपये बेच लें, बस यही इनका धंधा था। तम्बाकू बीड़ी ले लें उसी से। और शेर आया तो इनको कहीं मार दिया। जब भैंसी घर पे गए तो कहने लगे वो आप बहोरी नहीं आए हैं, हमारे पिताजी उनके घर वाले। तो गांव वाले सब हम लोग मिलके ढूंढने आए तो जंगल में ज़्यादा रात हो गई थी, तो हम लोग सोचे कि काब तक किसी और के ऊपर हमला कर दे, तो गांव वालों को घुमा ले गए वापस। घुमा के बाद में सवेरे 6 बजे जब उठे, 5 बजे उठे, वहाँ से आए तो जंगल में इनकी 6 बजे इनकी बॉडी मिल गई। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जीत हासिल करने के लिए एक तरफ जहां वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योग साधना के जरिए भी इसे हराने के जतन किए जा रहे हैं। वाराणसी में तो एक महात्मा ने कोरोना के खिलाफ हठ योग शुरू कर दिया है और पिछले 2 हफ्तों से वो गंगा के किनारे 15 फीट ऊंचा मशान बनवा कर दिन रात उसी पर साधना कर रहे हैं। त्यागी बाबा नाम के ये महात्मा कोरोना से निजात दिलाने का कोई झूठा दावा नहीं करते, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि ईश्वर हठ योग के जरिए की जा रही उनकी अनूठी साधना से जरूर खुश होंगे और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाने का काम करेंगे। बड़ा भयंकर बीमारी है जिससे जान माल की हर मनुष्य की हनन हो रहा है। लोग खा पी नहीं रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं सही से, जहाँ जो है वहीं फंसे हुए हैं, घर में ही रहे। तो इसको देख करके हम तो कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो इसको देख करके मचान पे मैं रहता हूँ जो कम से कम भक्त हमसे मिले और मैं भक्ति करूँ जो हमारे पूरे भारत, हमारे पूरे विश्व, हमारे जन जन चिरंजीवी रहें, कल्याण रहें और इस बीमारी से मुक्ति मिले इन लोगों को। इसके लिए मैं दिन रात तपस्या करता हूँ। कहाँ पे कर रहे तपस्या? ये मचान पे तपस्या कर रहा हूँ, मचान है उसी पे तपस्या करता हूँ जी। संगम रोज 6 वट मार्ग जी। मचान पे आप तपस्या कर रहे हैं? जी, मचान पे तपस्या, मचान पे ही रहता हूँ। देश भर में लॉकडाउन के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक महिला ने एक डेंटल क्लिनिक में बच्चे को जन्म दिया है। एम्बुलेंस न मिलने के कारण महिला 7 किलोमीटर तक पैदल चली और इसी बीच हालत बिगड़ने पर रास्ते में मौजूद एक क्लिनिक में डॉक्टर रम्या नाम की डेंटिस्ट ने उनकी डिलीवरी करवाई। बच्चे के जन्म के बाद डेंटिस्ट डॉक्टर रम्या ने बताया कि महिला 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर उनके पास पहुंची थी। लॉकडाउन के बीच वो अपने पति के साथ यहां आई थी और क्लिनिक में ही बच्चे का जन्म हुआ है।
जन्म के बाद कुछ देर तक बच्चे में कोई हरकत ना दिखने के कारण वो थोड़ा परेशान हुई, लेकिन बाद में उसे रिकवर कर लिया गया। इसके बाद मां और बच्चे दोनों को पास के ही एक अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, अगर